तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको पोषण ट्रैकर के नए वर्जन में यदि अब आपको कोई भी लाभार्थी ऐड करना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, 0 to 6 मंथ, 6 मंथ टू 3 ईयर या 3 to 6 ईयर का। कहने का मतलब ये है कि अब आपको यदि किसी भी कैटेगरी का लाभार्थी पोषण ट्रैकर में ऐड करना है तो उसका प्रोसेस अब चेंज हो चुका है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि जब आप लाभार्थी को ऐड करेंगे तो आपको क्या समस्या आ सकती है और आप उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम यहाँ प्लस पर जाएंगे और प्लस पर जाने के बाद आप जिस भी कैटेगरी के लाभार्थी को ऐड करना चाहते हैं हम उस पर जाएंगे। वरना आप लाभार्थी को ऐड करने के लिए, मान लीजिए आपको प्रेग्नेंट विमेन ऐड करनी है तो आप यहाँ पर प्रेग्नेंट विमेन पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप प्रेग्नेंट विमेन का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि अब पूरा प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुराना जो हमारा बेनिफिशियरी को ऐड करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। eKYC एंड फेस कैप्चर आर नाउ मैंडेटरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेनिफिशियरी। यहाँ पर आप ध्यान दें, यहाँ पर इसका मतलब कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बेनिफिशियरी, कहने का मतलब ये है कि हमारा बेनिफिशियरी किस टाइप का है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही उनका FRS करना है। प्रेग्नेंट विमेन है तो हमने खुद महिला का ही करना है, लैक्टेटिंग मदर में भी उनका ही करना है। लेकिन बच्चों के केस में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, मदर, फादर और गार्जियन। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर फॉर प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर एंड एडोलेसेंट गर्ल्स द आंगनवाड़ी वर्कर मस्ट परफॉर्म eKYC एंड फेस कैप्चर ऑफ द बेनिफिशियरी। यानी कि इन तीनों कैटेगरीज में आपकी प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर और एडोलेसेंट गर्ल के केस में आपकी जो महिला हैं और लड़की हैं, आपने उनका ही फेस कैप्चर करना है। यानी कि जो संबंधित महिला हैं आपने उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। फिर इसके बाद है फॉर चिल्ड्रन। आप यहाँ पर ध्यान दें क्योंकि हमारी वर्कर्स सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर करती हैं। यहाँ पर आपको बच्चे का फेस कैप्चर नहीं करना है, चाहे आप 0 to 6 मंथ का ऐड करो, 6 मंथ टू 3 ईयर या 3 to 6 ईयर के बच्चे को ऐड करो। आपने यहाँ पर eKYC एंड फेस कैप्चर के लिए हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, मदर, फादर और गार्जियन। तो आप इनमें से ही जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं आप उसी अनुसार प्रायोरिटी देंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने पहली प्रायोरिटी मदर को ही देनी है, मदर के बाद फिर फादर को, फिर हमने लास्ट प्रायोरिटी गार्जियन को देनी है। कहने का मतलब ये है कि आप जितना कोशिश हो बच्चों के केस में माँ का ही फेस कैप्चर करें। फिर नेक्स्ट है eKYC रिक्वायरमेंट्स कि eKYC के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। eKYC के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि लाभार्थी के पास, यानी कि जिसका हमने FRS करना है, उसका आधार नंबर होना चाहिए, क्योंकि बिना आधार कार्ड के हम eKYC नहीं कर पाएंगे। और एन OTP विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर लिंक्ड विद द आधार फॉर वेरिफिकेशन। और लाभार्थी के पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर OTP जाए, और OTP उनका उस नंबर पर जाएगा जो उनका आधार से लिंक है, यानी कि जो नंबर उनका आधार में रजिस्टर्ड है। तो आप इस बात का ध्यान दें, यदि लाभार्थी का कोई और नंबर आधार में रजिस्टर्ड है और उनके पास एट प्रेजेंट दूसरा नंबर है तो आप लाभार्थी को जल्द से जल्द आधार में अपना नंबर अपडेट करवाने को कहें, क्योंकि बिना OTP डाले हमारा eKYC का प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा फेस कैप्चर रिक्वायरमेंट्स। द पर्सन अंडरगोइंग फेस कैप्चर मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें जिस भी पर्सन का FRS करना है, यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, वो जब हम उनका फेस कैप्चर करें
तो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अंडरस्टूड करेंगे और अंडरस्टूड करने के बाद हम यहाँ पर पहले लाभार्थी का पहले लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर फिर हम लाभार्थी का मोबाइल नंबर डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अभी ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ है, इसमें हमारे जो दोनों काम हैं यानी कि मोबाइल वेरिफिकेशन भी साथ के साथ हो जाएगा और जो FRS का प्रोसेस है यानी कि eKYC प्लस फेस कैप्चर, वो दोनों काम भी एक साथ हो जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर पहले लाभार्थी का आधार नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर आप कोशिश करें कि यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालें जो उनका आधार से लिंक है। हालांकि अभी पहले स्टेप में हमने मोबाइल वेरिफिकेशन किया है, मोबाइल वेरिफिकेशन करना है, तो आप यहाँ पर कोई और नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जो उनका नंबर आधार में रजिस्टर्ड है वही डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लाभार्थी का आधार नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर डालते हैं। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद हम देखते हैं अभी यहाँ पर चेकिंग हो रही है। यहाँ पर चेकिंग एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आधार और मोबाइल नंबर दोनों को चेक किया जा रहा है कि ये दोनों यानी कि आधार नंबर भी और मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अभी आपको इसका मतलब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मैसेज शो किया बेनिफिशियरी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पर इसका मतलब समझें कि बेनिफिशियरी क्यों एलिजिबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है द आधार नंबर प्रोवाइडेड इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज, इट कांट बी यूज टू रजिस्टर दिस बेनिफिशरी। यानी कि जो महिला का आधार नंबर हमने अभी डाला हुआ है, इस आधार नंबर से पोषण ट्रैकर पर मैक्सिमम यानी कि यहाँ पर हम एक मोबाइल नंबर और एक आधार नंबर से 5 बेनिफिशरीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो इनके आधार नंबर से ऑलरेडी 5 बेनिफिशरीज़ ऐड हैं, इसीलिए ये आधार हम इस बेनिफिशरी को रजिस्टर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका समाधान क्या है? प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग में यदि हमारे पास इस तरह का आ जाता है तो इसका हमारे पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन को हमने खुद के ही आधार से ऐड करना होता है, हम वहाँ पर किसी और का आधार ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए अब मैं आपको बच्चों के केस में बताती हूँ कि बच्चों के केस में हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के केस में मान लीजिए मुझे 3 to 6 ईयर में कोई बच्चा ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाऊँगी और न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाने के बाद आपके पास ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आएंगे जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप इनको चाहे तो एक बार दोबारा से पढ़ सकते हैं, वरना आप यहाँ से इसे अंडरस्टूड कर दें। और अंडरस्टूड करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, हमारे पास बच्चों के केस में चाहे वो किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो, 0 to 6 मंथ, 6 मंथ to 3 ईयर या 3 to 6 ईयर, आपने कभी भी बच्चे का फेस कैप्चर नहीं करना है। आपने इन केसेस में हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। तो आपने रेकमेंडेड यानी कि डिपार्टमेंट हमें ये कहता है कि हम मदर का ही आधार यूज़ करें। हमने प्रायोरिटी मदर को ही देनी है। मदर नहीं है, बाय चांस यदि मदर के पास आधार नहीं है तो हम फादर को प्रायोरिटी देंगे, और बाय चांस कि मदर नहीं है तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इन केस मदर हैज़ पास्ड अवे यानी कि माता की मृत्यु हो चुकी है तब इसे सिलेक्ट करेंगे। बट हमने पहली प्रायोरिटी मदर को ही देनी है। और यहाँ पर फिर हम लास्ट में हमने गार्जियन को प्रायोरिटी देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाते हैं। अब प्रोसीड पर जाने के बाद हम आधार नंबर डालते हैं और आप यहाँ पर ध्यान दें, हमने मदर को ही सिलेक्ट किया हुआ है तो हमने मदर का ही आधार डालना है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम यहाँ प्रोसीड पर जाते हैं और प्रोसीड पर जाने के बाद हम मदर का आधार नंबर डालते हैं और मोबाइल नंबर डालते हैं।
आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद हम प्रोसीड करेंगे। अब प्रोसीड करने के बाद हमारे पास वही मैसेज आता है, प्लीज़ वेट, चेक एलिजिबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरी एज़ पर आधार एंड मोबाइल नंबर। तो चेक एलिजिबिलिटी करने के बाद हमारे पास मैसेज आ जाता है, बेनिफिशियरी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द आधार नंबर प्रोवाइडेड इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज, इट कांट बी यूज टू रजिस्टर दिस बेनिफिशरी। यानी कि जो हमने माँ का ये आधार नंबर डाला है, इस आधार नंबर से भी हमारे ऑलरेडी मैक्सिमम बेनिफिशरीज यानी कि 5 बेनिफिशरीज ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो इस बच्चे के केस में हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। हम केवल और केवल जो कंसर्न महिला हैं उनका ही हम फेस कैप्चर यानी कि FRS प्रोसेस करेंगे। लेकिन बच्चे के केस में हमने यहाँ पर देखा कि हमने मदर का आधार डाला तो हमारे पास मैसेज आ गया कि इस आधार नंबर से ऑलरेडी मैक्सिमम जितने बेनिफिशरीज ऐड होने चाहिए थे वो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में हम यहाँ पर जो हमारे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है फादर्स आधार, तो हम यहाँ पर फादर्स आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है फादर्स आधार के नीचे इन केस मदर डजंट हैव आधार, तो हमें यही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पर जाकर सारा प्रोसेस कर सकते हैं। अब ध्यान दें, मैंने यहाँ पर फादर्स आधार सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप प्रोसीड पर जाकर फादर का ही आधार डालेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने सिलेक्ट तो फादर कर दिया और आप आधार नंबर मदर का डाल देंगे। आप जो ये दिया हुआ है फादर्स आधार में ही हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, इन केस मदर डजंट हैव आधार, यानी कि एक केस है पहला दिया हुआ है कि माँ के पास आधार नहीं है, तो और दूसरा दिया हुआ है इन केस मदर हैज़ पास्ड अवे, यानी कि माता की मृत्यु हो चुकी है। आप जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है ये तभी सिलेक्ट करें जब माता की मृत्यु हो गई हो। और जो गार्जियन वाला ऑप्शन है गार्जियंस आधार, ये आपको बिल्कुल लास्ट में सिलेक्ट करना है। पहली प्रायोरिटी आप मदर को ही देंगे, यदि मदर के आधार से नहीं होता है तो आप फादर को देंगे। और यदि इन केस, हालांकि ऐसा बहुत रेयर केसेस में होगा, फादर के आधार से भी नहीं होता है, तब आप गार्जियन आधार सिलेक्ट करेंगे। तो बच्चे के केस में यदि हमारे पास ये मैसेज आ जाता है कि बेनिफिशियरी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, द आधार नंबर प्रोवाइडेड इज़ ऑलरेडी लिंक्ड टू मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज, तो आप यहाँ पर फादर के आधार से जाकर प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ प्रोसीड पर जाएंगे और प्रोसीड पर जाने के बाद आप यहाँ पर फादर का ही आधार नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर आप सारा FRS का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान देंगे कि बच्चे के केस में हमारे पास यदि मदर के आधार से बच्चा ऐड नहीं होता है कि वहाँ पर आ जाता है कि भाई आधार लिमिट रीच हो चुकी है, इस आधार से ऑलरेडी मैक्सिमम एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज, यानी कि जितने बेनिफिशरी उस आधार से ऐड होने चाहिए थे वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो हमारे पास बच्चों के केस में फादर का भी ऑप्शन है, और यदि फादर के ऑप्शन से भी यही मैसेज आता है तो आप लास्ट में गार्जियन का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के में ये मैसेज आ जाता है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट विमेन और लैक्टेटिंग मदर को हमें खुद के ही आधार से ऐड करना होता है, यानी कि जो हमने FRS प्रोसेस करना है वो उनका खुद का ही करना होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेग्नेंट विमेन जो हमारी कंसर्न विमेन है उनके बदले किसी और का कर दें। लेकिन बच्चे के केस में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये वीडियो है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यदि हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आता है तो हमें किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालना है। और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।